कभी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का द्वितीय अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक, जो हिंदी साहित्य के साहित्यकार कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको कमलेश्वर जी की जानकारी प्रदान कर दूं। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें से प्रमुख हैं सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जब हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत नई कहानी आंदोलन की बात करते हैं तो इन्हें नई कहानी आंदोलन का अगुआ माना जाता है। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसियाँ, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, जो इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी है। अब हम बात करते हैं कमलेश्वर की रचनाओं में विशेष रूप से क्या बात हमें देखने को मिलती है। कमलेश्वर की रचनाओं को जब हम देखते हैं तो इनमें आज वर्तमान में तेजी से बदलता हुआ समाज है, उस तेजी से बदलते हुए समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आज की जो महानगरीय सभ्यता है, उस महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने या एकाकी हो जाने की व्यथा को, पीड़ा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। यहाँ पर हम इनके द्वारा लिखित जिस रचना की बात करते हैं उसमें आज मानव समाज में स्वार्थ पूर्ति हेतु किए जाने वाले किसी भी तरह के प्रयास के बारे में प्रस्तुत किया गया है। एक राजनीति का पटापेक्ष करते हुए, एक राजनीति के क्षेत्र से पर्दा उठाते हुए यहाँ पर कमलेश्वर जी ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। यहाँ पर देखिए, रानी एलिजाबेथ के बारे में बताया कि जब उनका हिंदुस्तान का दौरा होने वाला था तो उस समय एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी। वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। तब यहाँ पर पूर्व समय का चित्रण करते हुए लेखक बता रहा है कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, जिसके परिणाम स्वरूप, अंग्रेजों की गुलामी झेलने के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर हमने देखा कहीं अंग्रेजों की मूर्तियाँ स्थापित हुई। उन मूर्तियों में से जॉर्ज पंचम की मूर्ति का विशेष घटनाक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कुछ उस मूर्ति को रखने के पक्षधर थे, कुछ उस मूर्ति के विरोधी थे। जो विरोधी थे उन्होंने उस मूर्ति की नाक, यहाँ पर उस मूर्ति की नाक हटा दी जाती है, तब उस रानी एलिजाबेथ के दौरे को लेकर सरकारी तंत्र में हलचल मचती हुई दिखाई देती है और उस मूर्ति की नाक लगाने के प्रयास प्रारंभ होते हैं। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार उस मूर्ति पर नाक लगाने का आश्वासन दे देता है। उसको समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। वो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है ताकि वो मूर्ति किस पत्थर की बनी है, उस पत्थर से नाक बनाकर वो उस पर लगा सके। मूर्ति का नाप उसके पास होता है, परंतु वह हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में घूमने के बाद भी उस मूर्ति के पत्थर का पता नहीं लगा पाता है। तत्पश्चात आखिरी प्रयास में एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई जाती है, जो एक तरह से उस स्वार्थ की मानसिकता को प्रकट करती है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उन अंग्रेजों का सम्मान बनाए रखने के लिए आज भी
ऐसी अंग्रेजी मानसिकता को धारण करने वाले, स्वार्थ की मानसिकता को धारण करने वाले, स्वार्थ की पूर्ति करने वाले लोग हमारे भारतीय क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को भी एक कोने में रख देते हैं, उसकी भी कोई महत्ता नहीं समझते। क्योंकि इस पाठ के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में जा जाकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों आदि की नाक को भी टटोला जाता है। यहाँ तक कि 1942 को बिहार सेक्रेटरीट के लॉन में शहीद होने वाले बच्चों तक की नाकें टटोली जाती है, परंतु उन सब की नाक उस जहाज पंचमी की नाक से बड़ी निकलती है। नाक के बड़ी होने का या बड़ी निकलने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि उन क्रांतिकारियों का, उन देशभक्तों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और बलिदान उन अंग्रेजों से कहीं अधिक था, जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही उन अंग्रेजों को भारत देश को छोड़ना पड़ा। तो ऐसी मानसिकता को प्रकट करने वाली रचना समाज के उस सत्य को उजागर करती हुई दिखाई देती है, जिसके आधार पर राजनीति में बैठे हुए लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, दूसरों का सम्मान बनाए रखने के लिए हमारे देश का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का, त्यागियों का, बलिदानियों का भी सम्मान नष्ट करने पर तुल जाते हैं। और जिस दिन उस जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई जाती है, उस दिन कहीं कोई उद्घाटन की खबर नहीं होती, कहीं कोई फीता नहीं काटा जाता, कहीं पर किसी का सम्मान नहीं होता। ऐसा अखबार सब चुप होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसके लिए ये प्रयास किया गया था उस रानी का आगमन होता ही नहीं, परंतु वास्तव में भारतीयों की नाक कट जाती है। इसलिए मीडिया का, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाने वाला पत्रकारिता का क्षेत्र भी बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। तो शुरू करते हैं हम हमारे पाठ को, जिसमें ऐसे मानसिकता को लेखक के द्वारा प्रकट किया गया। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, दूसरे नंबर की, मैं अपने पति के यानी अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसे कैसे तैयारियां हो रही है। अब कोई वीआईपी आता है, हमारे यहाँ भी देखो, आप कोई प्रधानमंत्री आता है, कोई विधायक आता है, कोई कुछ भी आता है, तो उसके लिए कैसे तैयारियां होती है, उन्हीं तैयारियों का एक रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। ऐसा क्यों था कि वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेगी, इस बात को लेकर दर्जी परेशान था। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे प्रमुख कारण था क्योंकि उसके दर्जी को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल की सभ्यता संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं था। उसे ये पता नहीं था कि वहाँ पर किस तरह के वस्त्र सम्मान का कारण बनते हैं या कैसे वस्त्र वहाँ पर पहनते हैं, वहाँ की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, चाल चलन कैसे हैं। इसलिए दर्जी परेशान था कि किस तरह की वेशभूषा पाने के लिए बनाई जाए। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। क्यों? क्योंकि आप देखना, किसी भी बड़े वीआईपी का जब दौरा होता है, किसी भी मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का या बड़े अतिथि का दौरा होता है, तो उसके सुरक्षा के कारणों से पहले ही उनके जासूस, गुप्तचर या उनके सुरक्षा गार्ड क्या करते हैं, पूरी उसकी सुरक्षा की जांच करने के बाद ही उनके आने की व्यवस्थाएं करते हैं। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। फौज फाटे का मतलब सेना की टुकड़ियाँ, पलटन जिससे कहा जाता है, उसके साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी हुई नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। यहाँ पर ये रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया जाना इस मानसिकता को प्रकट करता है कि विदेशी आज भारतीय सभ्यता संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु भारतीय उस अंग्रेजियत को, उस अंग्रेजी मानसिकता को, उस पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को स्वीकार करने में अपने वास्तविक संस्कृति को, सभ्यता को, मानवीय मूल्यों को, जीवन विधि को, जीवन शैली को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं। कि करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। अब
जब बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनकी जन्मपत्री या उनके नौकरों की जन्मपत्री ऐसा कुछ अखबारों में आपको छपी हुई दिखाई देती है। वही चीज़ यहाँ पर चित्रित की है कि रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, बावर्ची रसोइया जिसे कहा जाता है, खानसामे भोजन परोसने वाले लोग, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी देखने में आई। यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। क्यों? बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज उसकी हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसकता है ना, स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया कि वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। अंडरलाइन करना, नई दिल्ली का काया पलट क्यों होने लगा? क्योंकि एक विशेष अतिथि का आगमन यहाँ पर हो रहा था। अब ऐसे अतिथि का आगमन होता है तो कोई किसी से कुछ नहीं कहता, परंतु क्या होता है, वहाँ पर सारे परिवर्तन होने लग जाते हैं। और कैसे हुआ देखिए। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन कोमल अंगों को धारण करने वाली स्त्रियां, उनको कहा जाता है नाजनीन। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वो मुश्किल क्या थी? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बहुत बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। ऐसा इसलिए कहा गया कि नई दिल्ली में जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत सुख सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर उपलब्ध थी, परंतु नाक इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ पर राजनीति के शासन के जो कर्णधार लोग बैठे हुए थे, वो लोग किसके लिए कर रहे थे ये सब तैयारियाँ? उस विदेशी के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया। इसलिए ये बात बिल्कुल नाक कटाने वाली बात थी। इसलिए कहा कि नई दिल्ली में सब था मगर नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। क्यों? क्योंकि खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ होती है कि जिसका पलड़ा भारी हो वो उधर का समर्थन कर देते हैं। आज भी आप राजनीति में देखते हो, जैसे एक पार्टी और दूसरी पार्टी, एक पार्टी कमज़ोर पड़ती है तो दूसरी पार्टी मजबूत हो जाती है, और दूसरी जो मजबूत पार्टी होती है, निर्दलीय लोग उसका क्या करते हैं, साथ दे देते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर जिसे आप म्यूजियम कहते हो। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, जो छत्रपति शिवाजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अब बड़ी समस्या हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई कि देश के खेरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि उस नाक को उन्होंने अपने सम्मान का विषय बना लिया, अपना महत्व का विषय बना लिया कि अगर नाक नहीं तो कुछ भी नहीं।
धन्यवाद। बाकी बाद में पढ़ेंगे।